वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाली टाइम्स। जमाली टाइम्स में आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमाली टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके अपलोडेड वीडियोस का और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोएम ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 10, द डस्ट ऑफ स्नो। The Dust of Snow. It is very interesting poem and it has very deeply message to the people. हमने आज जो पढ़ना है, we have to study, हमने जो पढ़ना है वो डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़नी है। Before starting this poem, at first I think there is need to know that who has written this poem. सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इस पोएम को लिखा किसने है। यू ऑलरेडी नो दैट अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज वेल नोन अमेरिकन पोएट। आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक जाने माने पोएट हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटन दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जितने भी पोएम्स लिखे हैं all poems are related to describe nature, how to the people make their life happy by combining relationship with the nature, the realistic of life। उन्होंने ये हर वक्त अपने पोएम में हर पोएम में उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, ह्यूमन जो लाइफ है, वो प्रकृति से नेचर से कैसे जुड़ करके वो खुश रह सकता है, वो खुश हो सकता है। और उसके पोएम में जीवन के जो रियलिस्टिक हैं, सच्चाई है, उनको मेंशन करने की कोशिश किया है। तो चलिए आज हम चलते हैं, उन्हीं में से एक पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो और वो एक मैसेज देना चाहता है। हम सारे डीपली से उसको समझेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट बाय रीडिंग दिस पोएम। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. As you are looking on blackboard, as you are looking, on whiteboard, that there are 8 lines in this poem, and this poem has divided into 2 parts, means 2 stanzas। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पोएम में 8 लाइन है और इस पोएम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम इसको समझेंगे वन बाय वन। तो नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली आई थिंक देयर इज नीड टू नो सम वर्ड्स। कुछ वर्ड है, आई हैव selected, I have written some words. I think these words, the meaning of these words will help you to make the understand the concept, make the understand the meaning of this poem। तो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमने कुछ वर्ड लिया है, आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स मैंने यहीं से लिया है। जो वर्ड हमें लगा डिफिकल्ट है, या ऐसा लगा, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा लगा हमें जो वर्ड है, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें लगा कि नहीं ये यूज होना है, इसको समझना है, इजी वे में हम समझ सकते हैं, तो हमने कुछ वर्ड का सिलेक्शन किया है। सिनोनिम्स हमने उसका लिखा है, वर्ड का इंग्लिश सेम, उसका इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है, इंग्लिश में उसको और दूसरे शब्द में उसको क्या कह सकते हैं, और हिंदी मीनिंग भी हमने उसको लिखा है, उसके जस्ट हिंदी मीनिंग है। जैसे डस्ट है, डस्ट मीन्स इन इंग्लिश डर्ट मीन्स धूल, स्नो मीन्स आइस मीन्स बर्फ, वे मीन्स पाथ मीन्स रास्ता या पथ, क्रो मीन्स अ बर्ड कौवा, शुक मीन्स ये शिक भव से क्रिएट हुआ है, मीन्स हिलाना, हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस प्लांट है, एक जहरीला पौधा है, आई हैव रिटन जहरीला पौधा, मूड मीन्स क्या, गेस्चर मीन्स भाव, इरादा, मिजाज, रूड अ डिप्रिसिएट मीन्स पछताना। तो हमने ये कुछ वर्ड्स लिखा है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पोएम आई वांट टू टेल यू समथिंग। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, दैट मीन्स देयर आर 2 ways टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। फर्स्ट वे मीन्स
literally we can understand the meaning of the poem by literally and we can understand the meaning of the poem by metaphorically। हम जो है ना किसी भी पोएम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक लिटरली का मतलब होता है कि जस्ट लाइन बाय लाइन जो इसका मीनिंग हम जो जानते हैं ऑलरेडी, सबको जो पता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग को जो एक्सप्रेस करना होता है, मीनिंग को जो एक्सप्लेन करना होता है, ठीक ना, तो वो क्या होता है, वो लिटरल मीनिंग कहलाता है। हम डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग पर भी। और फिर दूसरा है मेटाफोरिकल के मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि पोएट ने क्रो को यहाँ पे मेंशन किया है, क्रो का वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का यूज किया है, यहाँ पे हेमलॉक ट्री का यूज किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएट के लिए उस वर्ड का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, उस पोएट उस वर्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता है, किस तरह उस वर्ड को बताना चाहता है, और हम कुछ और जानते हैं, ठीक ना, और पोएट उस तरह कुछ कहना चाहता है। नहीं, उसको डीपली मीनिंग का, जब किसी वर्ड का डीपली मीनिंग के साथ जब हम डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन वी डिस्क्राइब द पोएम विद एक्सप्लेनेशन, तो कह सकते हैं वो हमारा क्या कहा जाता है, मेटाफोरिकली कहा जाता है, ठीक ना। तो हम पोएम को दोनों तरीके से समझेंगे, हम लिटरली भी समझेंगे और मेटाफोरिकली भी समझेंगे। तो चलिए हम एट फर्स्ट वी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं लिटरल मीनिंग के साथ, हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, द वे अ क्रो shook down on me, the way a crow मीन्स क्या हुआ कि रास्ते में एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब मेरे ऊपर बर्फ की बूंद जो है या बर्फ की धूल कह सकते हैं, मेरे ऊपर गिराया। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर कौवे ने जो है बर्फ की धूल गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से गिराया, तो हेमलॉक ट्री से गिराया। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक ना, एक जहरीला पौधा है, जिसके पत्ते खा लें अगर, तो वो जो है जिसका नहीं कह सकते हैं, एक यूरोपियन जो है वो प्लांट है और वो पॉइजनस है, ठीक ना, वो अगर उसका पत्ते का इस्तेमाल हो जाए तो हम उसका एक जो है वो जान भी जा सकता है, तो वो पॉइजनस प्लांट है। तो हम बताएंगे सारा, हम जब मेटाफोरिकल मीनिंग में जाएंगे तो पॉइजनस ट्री का, यहाँ हेमलॉक ट्री का यूज क्यों किया गया है, हम सारा समझेंगे। तो फिलहाल हम इसको फिर एक बार हम समझते हैं कैसे, कि यहाँ पर क्या है कि रास्ते में, ठीक है ना, रास्ते में एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से, मतलब हेमलॉक ट्री से, ठीक है, एक जहरीले प्लांट से कौवे ने, ठीक है, मेरे ऊपर, मेरे यहाँ पे कौन है, तो मेरे यहाँ पे पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मेरे ऊपर, ठीक है, बर्फ की बूंद गिराया। आगे है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा इरादा ही बदल दिया। सडनली, अचानक क्या होती है, इस पोएम में दो मोमेंट होती है, एक सैडनेस का मोमेंट होता है, एक हैप्पीनेस का मोमेंट होता है, एक जो है दुख का क्षण होता है, एक सुख का भी क्षण होता है, खुशी का भी क्षण होता है। तो आगे हम मेटाफोरिकली आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लिटरली इसके जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है, लाइन बाय लाइन जो मीनिंग है, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो है हर्ट जो चेंज है वो बदल दिया, मेरा दिल का इरादा ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैंने दिन के जो बचे हुए कुछ हिस्से थे, हमने उसको क्या किया, बचा लिया। आई हैड डू इट, और तो बाकी हिस्से तो हमने बर्बाद कर चुका था, लेकिन जो दिन के जो बचे हुए हिस्से थे हमने बचा लिया। इसमें हो सकता है कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पोएट क्या कहना चाहता है शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग हम समझते हैं। मेटाफोरिकल मीनिंग समझने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ऐसे भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक चीज का बहुत ही एक कल्चर बना हुआ है, एक सबकी एक आइडियोलॉजी बनी हुई है, एक समझते हैं कि एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ह्यूमन का जो मेंटलिटी का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो क्या बना हुआ है कि कोई भी अगर जो है बेड ओमेन है, मतलब बेड ओमेन बोले तो ये सगुन जिसे बोलते हैं, बुरा सगुन जिसे बोलते हैं। जैसे अगर हम रास्ता जा रहे होते हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं हमारा सगुन खराब हो गया, यानी आगे आने वाले जो हम काम करने वाले होते हैं कहते हैं कि नहीं हम जो है अब असफल हो गए, मतलब इसमें हमें कामयाबी हाथ नहीं मिलेगी, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है इस तरह का, ठीक है ना,
तो कहा कि ये कहीं ना कहीं आपको अपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो बैरियर साबित होता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट साबित होता है, वो बाधक साबित होता है, और आप सफलता के मार्ग से कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं। इसलिए पोएट जो है इस चीज को एक पोएम के माध्यम से, विद हेल्प ऑफ this poem, he wants to give a message to people that one should never hopeless when he faces problems। यानी का इस पोएम के माध्यम से वह ये बतलाना चाहता है कि किसी भी इंसान को, है ना, वो कभी भी जो है कह सकते हैं कि होपलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उदास नहीं होना चाहिए। यदि उसको परेशानी आती है तो उदास नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं अब इसके मेटाफोरिकल मीनिंग को, ठीक है ना। तो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी मीन्स वंस व्हेन द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहे थे, तो ही सॉ अ हेमलॉक ट्री, उन्होंने एक हेमलॉक ट्री देखा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक क्रॉ है, ठीक है ना, एक कौवा है, और यहाँ पे देखिएगा डस्ट ऑफ स्नो है, और थर्ड चीज है यहाँ पे एक है हेमलॉक ट्री। ये तीन चीजें हैं इस पूरे पोएम में, तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, क्रो, कौवा जो है, ऐसे भी हम लोग कौवा को कैसे कंसीडर करते हैं, हम कैसे उसको हम जानते हैं, मतलब हम उसका, हमारी अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कह सकते हैं हमारी जो एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कौवे पर, है ना, कैसा बना हुआ है, वो इस तरह बना हुआ है ना कि कौवा, अगर जितने भी काले रंग के जो बर्ड्स होते हैं, हमारा अवधारणा बना होता है कि वो अगर काव काव करती है या जिस तरह से कुछ करती है, कुछ ना कुछ हम जो है हम कह सकते हैं कि बेड जो है हम एक थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं, बुरा सोच हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब कह सकते हैं, हमारे कह सकते हैं कि अ क्रॉ एंड अ हेमलॉक ट्री, ये दोनों एक जहरीला पौधा है, तो दोनों जो है कंसीडर्ड किया जाता है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ डेथ, एज द सिंबल ऑफ डूम, और एज द सिंबल ऑफ कह सकते हैं सैडनेस, सॉरो, है ना। ये क्रो या फिर हेमलॉक ट्री, ये जो है दुख का ये प्रतीक माना जाता है, दुख का प्रतीक माना जाता है, कह सकते हैं बेड ओमेन का प्रतीक माना जाता है, अपशगुन का प्रतीक माना जाता है, या फिर कह सकते हैं डूम का प्रतीक माना जाता है, नाश का प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। तो आप जो है ये हम समझते हैं, तो हमारी सोसाइटी तो ये समझती कि नहीं ये है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक ऑथर है, तो रास्ते में जा रहे हैं, एक वंस द पोएट वाज गोइंग समवेयर, ही saw a hemlock tree and he decided to sit there, और उन्होंने फैसला किया कि हम वहां बैठे। फाइनली he sat there, और अंत में क्या होता है, वहां पे वो बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे बैठ जाते हैं और सैडनेस मूड में है, he was in sadness mood। वो किस मूड में है, किस भाव में है, किस गेस्चर में है, तो एक सैडनेस मूड में है। कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है ना, सैडनेस मूड में है। होता क्या है कि वहां पे सैडनेस मूड में है, देखिए हो भी क्यों ना, क्योंकि एक देखिए कहाँ है हेमलॉक ट्री, जो कि एक बेड ओमेन का प्रतीक है, एक जो है अपशगुन का प्रतीक है ना, एक नाश का प्रतीक है, और उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है ना, द क्रो वाज सेट ऑन द ट्री, कौवे बैठे हुए हैं उस पे। तो क्या है कि वो कौवा भी बेड ओमेन है ना, वो अपशगुन है। अब क्या होता है कि ये तो अपशगुन है, लेकिन क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो, वही है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वहीं पे क्या होती है कि वो पोएट पर जो है वो कौवे ने, ठीक है, हेमलॉक ट्री से बर्फ की बूंद, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की बूंद को उसके ऊपर गिराता है। तो क्या होता है वहां पे कि दो चीजें होती है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कितने चीजें हैं, तो अक्रो नेगेटिव है और हेमलॉक ट्री भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन एक चीज क्या है, वो पॉजिटिव, वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की बूंद। बर्फ की बूंद जो है एक्चुअली क्या है, हम रियलाइज कैसा करते हैं, तो हैप्पीनेस रियलाइज करते हैं, जैसे बारिश होती है, फ्रोजन गिरता है, मतलब बर्फ का टुकड़ा गिरता है अगर पानी के साथ, हमें बड़ा आनंद लगता है, बच्चे भी खेलते हैं, बड़ा आनंद लगता है। तो समझ सकते हैं कि सिंबल ऑफ कह सकते हैं हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ जॉयफुल, वो खुशी का वो जो है सिंबल माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि कहता है कि वहां पे जो है एक जो है कौवे ने जो है हेमलॉक ट्री से क्या है, बर्फ की बूंद उसके ऊपर गिराता है। तो क्या होती है, वो अचानक उसका एक मूड चेंज हो जाता है। क्या हो जाती है, सडनली ही चेंज्ड हिज मूड, ही चेंज्ड हिज मूड, जो है अपने मूड को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं, क्योंकि वह जो है डस्ट ऑफ स्नो उस पे फॉल होता है। डस्ट ऑफ स्नो किसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहा है, तो सिंबल ऑफ जॉयफुल का, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस का,
ठीक है ना, वो खुशी का उस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज वही कहता है कि अगर हमारी सोसाइटी रहती, हम हमारी अगर सोच क्या है, हेमलॉक ट्री है, कौवे ने ऊपर गिरा दी, हम समझते हैं कि नहीं हमारा दिन अब बेकार हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कवि यहाँ पे क्या करना चाहता है कि दो नेगेटिव चीज है और उस नेगेटिव चीज से पॉजिटिविटी को वो फाइंड आउट करना चाहता है। किस चीज को? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? तो डस्ट ऑफ सुनो कौवे ने, कौवा नेगेटिव चीज है, कौवा यहाँ पे नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेमलॉक ट्री भी वो नकारात्मकता को बोध कराता है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कराता है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी क्या है कि कौवे के द्वारा जो है बर्फ की बूंद को गिराया जाना, वो एक पॉजिटिविटी है। तो कवि ये कहना चाहता है, इस अपने अंदाज में कहना चाहता है कि आप हर चीज के नेगेटिविटी में आप उसके पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करें। ठीक है ना, कोई भी चीज नेगेटिव है, कोई चीज आप जिस अंदाज जिस एंगल में आप उसको नेगेटिविटी आप देखते हैं, उसमें नकारात्मकता को आप परखते हैं, तो कहता है कि नकारात्मकता को देखते उसको इग्नोर करके उसके अंदर पॉजिटिविटी को आप वॉच करें, उसके अंदर पॉजिटिविटी को आप फील करें, रियलाइज करें। ठीक है, तो आप क्या होंगे, आपके लाइफ में आपको सुकून मिलेगा और आपके लाइफ में वो जो है कह सकते हैं कि बहुत लाइफ में हैप्पीनेस मूड में रहने की कोशिश करेंगे। तो वही है यहाँ पे कहा कि नहीं, ऑथर क्या लिए, दो चीज नेगेटिव है लेकिन एक चीज वो क्या लिए, डस्ट ऑफ सुन पॉजिटिविटी को लिए। और इस तरह से क्या हो गया, हैज गिवन माय हार्ट, जैसे ही बर्फ की बूंदें गिरी तो क्या हो गई, वो खुश हो गए। ठीक है ना, तो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कहता है कि उसका दिल का इरादा ही बदल गया। वो सैडनेस मूड में थे, हेमलॉक ट्री के पास बैठे हुए थे, वो ऊपर कौवा था, वो भी जो है कह सकते हैं डूम और ओमेन का, बेड ओमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन, यानी बुरे अपशगुन का जो है वो माना जाता है। लेकिन एक फ्रोजन जो है वहां से आइस, पार्ट ऑफ आइस जो है वो गिरता है उसके ऊपर, तो उसके जो है वो चूंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जॉयफुल को रिप्रेजेंट करता है, खुशी को जो है ये बोध करता है। तो वो क्या हो गए, कभी खुश हो जाते हैं, कभी का दिल बदल जाता है, इरादा ही बदल जाता है दिल का, वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने बाकी जो बैठ करके जो सैडनेस का एक माहौल बनाया था, बाकी जो बैठ करके हमने जो एक उदासी का एक जो माहौल बनाया था वो गलत था। वो खुश हो जाते हैं कि नेगेटिव चीज में वो पॉजिटिविटी को वहां से तलाशते हैं। ठीक है, और वहां से क्या हो जाता है, गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसका इरादा बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, और जो दिन के जो कुछ हिस्से जो बचे हुए थे, वहां तो बर्बाद कुछ हिस्से तो कर चुके थे ना वहां पे, और दिन के जो कुछ हिस्से बचे हुए थे तो वहां पे वो क्या हो गए, जो है कहता है कि उन्होंने वो बचा लिए। ठीक है ना, तो बचा लिए। तो हिंदी में अगर इसको एक बार समझें तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कवि, कहना चाहता है कि एक कौवा है जो कि जो है एक नाश का प्रतीक है, एक अपशगुन का प्रतीक है, हेमलॉक ट्री भी अपशगुन का प्रतीक है। कभी बैठते हैं, उदासी माहौल में रहता है, लेकिन एक कौवे के द्वारा, उसी कौवे के द्वारा क्या होती है कि जो है बर्फ की बूंद जो है गिराया जाता है, और बर्फ की बूंद जो है एक खुशी का प्रतीक है, एक अच्छा प्रतीक है। उससे कवि का इरादा बदल जाता है, और जो दिन के जो बचे हुए हिस्से हैं वो जो है बचाने में और उसको जो है काम में लाने में, उसको कामयाब करने में, सफल बनाने में वो कामयाब रहते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है, कहता है कि अगर आप रास्ते में मतलब अपने अंदाज में, अगर हमारे जो माहौल में जिस तरह से एक माहौल चला हुआ है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने रास्ते में अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप रुके नहीं और आप उस अवधारणा को बिल्कुल इग्नोर करें, जिस अवधारणा में ये बतलाया जाता है कि नहीं, आपके आगे आने वाले काम में बाधाएं आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आपको जो है आएगा अगर आप बिल्ली रास्ता काट दे और आप उसको अगर क्रॉस करते हैं। ये बिल्कुल ये बताना चाहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो जो नेगेटिविटी जो हमने क्रिएट किया है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने उसको बनाया है, हमारा सोसाइटी उसको बनाया है, एक्चुअली है कुछ नहीं। तो वहां पर क्या है, कहा कि नहीं, आप उसको बिल्कुल उसको जो है क्रॉस करें, जस्ट उसको क्रॉस करें, हम इग्नोर कर दें, इससे कुछ नहीं होता है, हमारे वर्क में कोई नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर अवधारणा आपका बना हुआ है तो क्या होता है कि वहां पे जिस तरह से आप स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन करके, डिटर्मिनेशन के साथ आप क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आप एक बैग वहां आपको जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो दृढ़ संकल्प है वो आपका वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये सोच बनी हुई है आपकी कि बिल्ली रास्ता काट के आपका जो है काम में बाधा उत्पन्न होगी। ये सोच से आपका क्या होगा, आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वो आपका वीक हो जाता है। जो कह सकते हैं मजबूत दृढ़ संकल्प है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका
कमज़ोर हो जाता है, जिससे सही हकीकत में आप जो है अगर क्रॉस कर जाते हैं तो मन में एक रहती है, तो आप जो है वो काम में जो है सफल सही में कभी कभार आप नहीं हो पाते हैं, ठीक ना। तो कहा कि कभी इस मैसेज देना चाहता है कि किसी भी इंसान को होपलेस नहीं होना चाहिए, है ना। कहता है कि वन शुड नेवर होपलेस व्हेन ही फेसेस प्रॉब्लम्स, व्हेन ही फेसेस डिफिकल्टीज, जब वो प्रॉब्लम या कठिनाई से, समस्या से या कठिनाई से जब वो गुजरता है, तो इंसान को जो है कह सकते हैं होपलेस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं उस होपलेस में, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में, कहीं ना कहीं उस डिफिकल्टीज में जो है आपका उस पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं वो बाहर आएगी। आप, लेकिन शर्त यही है कि आप उसमें पॉजिटिविटी को आप क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में आप जो है किसी सब्जेक्ट में अगर 90 आपका टारगेट रहता है और आपका आ जाता है 50, तो आप वहां पर क्या है, आपके लिए नेगेटिविटी है, लेकिन आप पॉजिटिविटी वहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या यह सोच करके कर सकते हैं कि आखिर में हमारा जो टारगेट के हिसाब से 40 नंबर कम हुए, तो नहीं, हमें और मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ ये मिस्टेक हुआ होगा। आप सेल्फ एनालाइज शुरू करते हैं और अंत में वन जो निगेटिविटी में आपने पॉजिटिविटी को जो फाइंड किया, और अंत में आप जो है इस लायक हो जाते हैं कि अगला जब एग्जाम देते हैं तो आप जो अपने जो डिजायर होती है, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आप सक्सेस हो जाते हैं। तो ये इस पोएम के माध्यम से ये जो है ये कहना चाहता है, ठीक है। तो हमारा ये पोएम रहा। तो चलिए हम कुछ इसके जो जैसे एग्जाम में है कि हमारा क्या होती है, अब तो मान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। फिलहाल ये जैसे हमारा एक स्टेंजा है, तो ये स्टेंजा क्या होती है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है और इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा रहता है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारा जो एग्जाम दिया हुआ रहेगा, जैसे मान के चलिए इस तरह से रहेगा कि रीड द स्टेंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग इच। जैसे फर्स्ट स्टैंजा ये हमारा स्टैंजास है, फर्स्ट स्टैंजा है, ये सेकंड हमारा स्टैंजा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, से क्वेश्चन जो अराइज किया जाता है इस तरह से कि नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, यानी नेम द पोएम एंड इट्स द पोएट। द पोएम का नाम क्या है, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोएम। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, एक्चुअली इसका नाम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट है। इस तरह से हम बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डन बाय अ क्रो, कौवे के द्वारा क्या किया गया, व्हाट वाज डन बाय अ क्रो, कौवे ने क्या किया, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow, means a crow shook down the dust of snow on the poet, ठीक है। तो इस तरह से चूंकि कौवे ने बर्फ की बूंद को, ठीक है, बर्फ की धूल को कौवे के ऊपर, सॉरी पोएट के ऊपर गिराया। कहता है व्हाट वाज द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या था, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यही इफेक्ट था कि उस पर गिरा। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, हेमलॉक ट्री क्या है, तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट, इज अ पॉइजनस प्लांट, ये एक पॉइजनस प्लांट है। रिप्रेजेंट किसको करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स सिंबल ऑफ डूम, इट रिप्रेजेंट्स सिंबल ऑफ ओमेन, है ना, इट रिप्रेजेंट्स सिंबल ऑफ सोरो, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। विच सीजन डू यू रीड इन द स्टैंजा, ऑब्वियसली ये जो आप रीड कर रहे हैं ये किसका मौसम होगा, विंटर का मौसम होगा, ये सर्द का मौसम होगा, जाड़े का मौसम होगा, क्योंकि जाड़े के मौसम में ही जो है वो आपका जो है कह सकते हैं स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो फॉल होता है वो जाड़े के मौसम में ही होता है। तो इस तरह से हम स्टैंजास को हम क्लियर करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम स्टैंजास को हम क्लियर करते हैं। और ये हमारा पोएम है। उम्मीद करते हैं कि हम जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करने में सक्सेस हुए हैं और आप इसको बखूबी समझे हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स जो देख रहे हैं, इस वर्ड्स को आप रिमेंबर करेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में आप जितना ज़्यादा वर्ड्स को रिमेंबर करते हैं और उसका डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो या सेंटेंस में यूज करते हैं, राइटिंग स्किल में आप यूज करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं इंग्लिश में जो इम्प्रूवमेंट है वो इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प करता है। तो आप इस तरह से आप वर्ड्स को रिमेंबर करेंगे। और आप से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो है बिल्कुल जो है इस पोएम को मैंने जैसे कि सबसे पहले आप हिंदी में जो है आप उसको एक सारांश के फॉर्म में आप उसको लिखेंगे कि एक्चुअली क्या उसका कहने का टारगेट है, वो आप हिंदी में लिखेंगे, फिर उसको इंग्लिश में कोशिश करेंगे।
ठीक है ना, उसको बिल्कुल तरीके से के साथ आप इंग्लिश में भी उसको करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको पोएम इस तरह से हमने पढ़ा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें।